गुड इवनिंग सबको, नमस्ते। आज हम फिर यहाँ पे एक साथ आए हैं अपनी जो ऑर्गेनन की क्लास है, जो हमारे केस स्टडीज की क्लास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। सो लास्ट टाइम हमने 198 तक कर लिया था। एक लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कोई डॉक्टर भव्या सूरी की तरफ से। Can we say Kalikar patients as OCD patients because these patients don't want to change things and keep things as the same place? If things are not found at the place, then they will be agitated. पहले तो आपको OCD समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज OCD। ठीक है, इट इज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसमें एक आइडिया, एक चीज, एक विचार स्टक हो जाता है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे इन्फेक्शन होने का डर है, तो कि मुझे इन्फेक्शन होने का डर है, तो वो बार बार हाथ धोता रहता है, हाथ धोता रहता है, हाथ धोता रहता है। ही डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर हिज थॉट्स। हमने लास्ट टाइम किया कालीज में कि दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर व्हाट दे आर डूइंग। दोनों में बहुत फर्क है। ओसीडी में आप देखते हैं, बीमारी में हम देखते हैं कि कंट्रोल है ही नहीं उसका। उसने एक ताला लगा दिया, उसको पता है मैंने ताला लगा दिया, लेकिन वो बार बार जाके चेक कर रहा है उसको डर है कहीं मैंने खुला तो नहीं छोड़ दिया। उसे डर है, उसे एक डिल्यूजन है कि मैं भूल तो नहीं गया लगाना। उसे रहता है कहीं मेरे को वहम ही तो नहीं कि मैंने लगा दिया, कहीं लगाया ही ना हो, तो बार बार जा रहा है देखने के लिए। कालीज में तो उल्टा है। हमने यही बात तो लास्ट टाइम की है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ऑपोजिट है कि उनमें इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, दे आर डॉगमेटिक, दे आर फिक्स्ड पीपल। फिक्स्ड और कंपल्शन दोनों में बहुत फर्क है। कंपल्शन कंपल्सिव बिहेवियर है कि उसको करना ही पड़ता है और नहीं चाहता फिर भी करना पड़ता है। इन द कंट्रोल ऑफ कालिकार वो जो चाहता है वो सिर्फ वही करता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, इसको समझिए। ठीक है ना? So the next question was, how can we approach rabies if we have two and aphorism 186 में local melodies and one for removal of effusions? कहाँ है वो, कितने अमाउंट तक या लेवल तक एप्लीकेबल है? डॉक्टर ईशा है, ईशा है यहाँ पे? नहीं है सर। नहीं, चलो मुझे थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर आएंगे तो पूछ के फिर करते हैं इसके बाद। ठीक है, चलो थोड़ा चलते हैं आगे। पहले ऑर्गेनन करेंगे, एफोरिज्म्स करेंगे, फिर उसके बाद एक केस है पिट्यूटरी एडिनोमा का। ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आएगी ईशा मेरे ख्याल से। डॉक्टर ईशा आप आ गए ना, ऑनलाइन है? हाँ जी सर, ऑनलाइन। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी आपने कोई सर। क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, वो क्या था जरा बताएंगे? सर मैं ये पूछना चाह रही थी जी कि जैसे अपने जितने भी रेबीज का पेशेंट होते हैं जी तो हम लोग उन कंडीशंस में अगर कोई रेबीज में चला जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? जैसे हम बाकी के एक्यूट केसेस में अप्रोच करते हैं वैसे ही, सिमिलर तरीके से, जो उसकी एक्यूट मियाजम है उसको कंसिडर करके, ठीक है ना, जो उसके सिम्टम्स हैं उनको कंसिडर करके हम उनको मेडिसिन देंगे इन द सेम वे। इसके ऊपर डॉक्टर बोइंग हसन ने बहुत ही अच्छा एक रिसर्च भी की थी, ठीक है ना, डॉग बाइट्स के ऊपर एंड रेबीज के ऊपर, एंड ही हैज आल्सो पब्लिश्ड इट इन हिज लेसर राइटिंग्स। सो फॉर रेफरेंस इट कैन बी सीन। लेकिन उसका एक जो निचोड़ है सब केसेस का,
उसमें यही देखने को मिलता है कि जो एक्यूट इंसैनिटी बनती है रेबीज में, ठीक है, वी गो फॉर द मेंटल पार्ट, ठीक है, जो एक एक्यूट इंसैनिटी बनती है रेबीज के केसेस में, दैट इज टू बी टेकन एज एन एक्यूट मियाज्म, और उसको एज एन एक्यूट ही ट्रीट करना होता है, फॉलोइंग अप बाय अ सोरिक एंटीसोरिक रेमेडी, ठीक है ना। सो एक मोटा मोटा इसका यही है। हाँ जी जी सर, जैसे मान लीजिए हाइड्रोफोबिया, तो वो एक कॉमन सिम्टम आ जाएगा उस कंडीशन में, जो कि कॉमन सभी है वो लोगों में कॉमन आता है, है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ठीक है ना। तो तो उसका हाइड्रोफोबिया के पेक्यूलियर, अलावा और क्या क्या है, वो चीजें हमें कंसीडर करनी होती हैं। हाँ वो चीजें हमें कंसिडर करनी है, ठीक है ना। बट द अप्रोच इज टू बी टेकन एज एन एक्यूट केस, ठीक है ना, जो अभी रेबीज के बाद जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, क्योंकि वंस द रेबीज और द हाइड्रोफोबिया और ये जो इंसैनिटी के सिम्टम जब सेट इन हो जाते हैं, तो आपको वैसे भी देखने को मिलता है कोई फिजिकल मेलेडी, चाहे पुरानी भी हो डिजीज, वो हमें देखने को मिलती नहीं इन पेशेंट्स में, ठीक है, हमें देखने को नहीं मिलती। मैंने एक केस देखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल रेबीज इतना होता नहीं, लेकिन मैंने एक केस देखा है रेबीज का, तो एंड ही वाज गिवन रेमेडी एंड ही गॉट वेरी मच बेटर विद द रेमेडी, बहुत ही जल्दी एक आधे दिन में ठीक हो गया था वो। और उसमें यही था कि जो एक फिजिकल फिनोमेना होता है, पुराना चला आ रहा कुछ भी हो, चाहे बहुत पुरानी कोई डायबिटीज चल रही किसी को, वो सब गायब हो जाता है विद इन अ डे, विद इन 2 days व्हेन द दिस इंसैनिटी सेट्स इन, ठीक है ना। तो हमें ये देखना होता है कि जो अभी एक्यूट मियाज्म है, क्योंकि एक्यूट मियाज्म का सबसे बड़ा साइन ही ये है कि वो जितनी भी पुरानी एक क्रॉनिक मियाज्म चल रहा होता है, उसको साइड में करके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है बॉडी में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं, जो अभी सिम्टम्स आए हैं, उनको हमने लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन को देना है, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिया, हाँ ठीक है, वो कॉमन होता है, सलाइवेशन कॉमन होती है पेशेंट्स में, ठीक है ना, एक स्टेयरिंग होती है, लुक होती है, वो भी कॉमन ही होती है। उसके अलावा जो भी सिम्टम्स हमें मिलते हैं, सर ये क्या ऐसा रहता है जैसे डॉग्स का जो डायनामिक, मान लीजिए उनका इंसैनिटी है, अगर वो रियली यही कॉन्सेप्ट रहता है कि वो बाइट कर देंगे एंड इट गेट ट्रांसफर टू द पर्सन नहीं आल्सो? नहीं नहीं, वो तो हमने करी चुके हैं, उस चीज को तो ओवरकम कर ही चुके हैं, ठीक है। इट इज मोर कॉज्ड बाय द फ्राइट, ठीक है ना, ये फ्राइट ऑफ इंजरी होता है, उसकी वजह से ज्यादा होता है। इसीलिए हर कोई किसी को डॉग बाइट करता है, तो हर किसी को नहीं होती प्रॉब्लम, ठीक है ना, हर इंसान को डॉग बाइट से प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ देयर आर फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यू पीपल जिनमें एक इनिशियली भी डर चला आ रहा होता है डॉग्स को लेके, इंजरीज को लेके, तो इट इज मोर ऑफ अ फ्राइट विच प्रोड्यूसेस दोज सिम्टम्स। ओके सर। जी, चलिए आगे करते हैं। हाँ, क्या हमने 198 तक कर लिया था, तो उसमें जो हमने एक 198 तक एक बात समझी, ठीक है, कि जो टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट है मेडिसिन की, हम फिजिकली मेडिसिन लगा रहे हैं, तो उससे जो एक अपना ये बाहर से जो अगर डिजीज चली भी गई, तो वी विल नॉट बी एबल टू क्योर द इंटरनल डिजीज बिकॉज ऑफ विच द एक्सटर्नल डिजीज वाज। आगे आने वाले कुछ एफोरिज्म टिल एफोरिज्म 204 इसी को डॉक्टर हनीमन क्लियर करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली इन 203 एंड 204। तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे भी क्यों हनीमन सर ऐसे कह रहे हैं। हमने आपको जो जब हम ऑर्गेनाइज स्टार्ट कर रहे थे, हमने बताया था कि भी एफोरिज्म्स हैं कि सीढ़ियों की तरह, एक सीढ़ी है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, जैसे जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमें जो व्यू है वो क्लियर होता जाता है, ठीक है। तो किसी एफोरिज्म पे ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं हनीमन सर, उसको अच्छे से पढ़ना है और आगे की सीढ़ियां चढ़ते जाना है। कुछ एफोरिज्म्स के बाद आपको ये वाले एफोरिज्म समझ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे इसको एक और थोड़ा, इफ द रेमेडी परफेक्टली होम्योपैथिक टू द डिजीज हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, पहले बात की थी 198 197 में कि हमने होम्योपैथिक या
एक सिमिलर दवाई ढूंढ भी ली, लेकिन उसका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज अगर हम करेंगे भी तो हमें समझ में नहीं आएगा भी डिजीज ठीक हो भी गई है कि नहीं। अगर एक्सटर्नली चली भी गई लेकिन इंटरनली कुछ सिम्टम्स जो हैं, अनकरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, छोटे छोटे सिम्टम हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, तो हमें वो क्लैरिटी नहीं आती भी बीमारी अंदर से खत्म हो चुकी है कि नहीं। तो इसमें बार बार एक चीज जो समझने को मिलती है, एक चीज इसके ऊपर फोकस होता है, दैट इज कि द मेन थिंग what a homeopath should keep in mind, that the health of the patient can only come if the internal disease is removed. हम इंसान को, हम जो वो सिक है उसको हेल्थ तभी दे सकते हैं, उसी को सिकनेस से उसी वक्त फ्री कर सकते हैं अगर हम उस इंटरनल डिजीज को ठीक करते हैं। ये बार बार ये चीज हमें इसमें छोटे छोटे हिंट्स में डॉक्टर हनीमन बताना चाह रहे हैं। If the remedy perfectly homeopathic to the disease had not yet been discovered, अभी दूसरा सिनेरियो है कि हमने जो दवाई ढूंढी, वो जो सामने हमारे डिजीज है, जो पेशेंट है, उसके परफेक्टली होम्योपैथिक नहीं है एट द टाइम व्हेन द लोकल सिम्टम्स वर डिस्ट्रॉयड, और हमने बाहर से भी कुछ लगा दिया ताकि लोकल सिम्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए बाय अ क्रोसिव और अ डेसिकेटिव एक्सटर्नल रेमेडी। कोई बाहर से कोई ऑइंटमेंट लगा दी, कोई स्टीरॉयडल एप्लीकेशन दे दी, और बाय द नाइफ या उसको ऑपरेट करके हटा दिया गया, जैसे कोई वॉट्स हैं या कोई कॉन्ड्राइलोमेटा है उनको हटा दिया गया, then the case becomes much more difficult on the account of too indefinite, uncharacteristic and inconstant appearance of the remaining symptoms. तो उस केस को ठीक करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो बाकी के अभी इंटरनल डिजीज तो डेवलप हुई ही नहीं, वहां पे तो जो इंटरनल डिजीज के सिम्टम्स हैं बहुत ही इनडेफिनेट हैं, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, अनकरेक्टरिस्टिक है, छोटे मोटा कुछ होगा कि जी सर दर्द कभी कभी हो जाता है जी, कभी कभी छींकें लग जाती हैं, कभी कभी पेट में लेकिन इन चीजों के ऊपर हम होम्योपैथिक रेमेडी नहीं ना ढूंढ सकते। एंड इन कॉन्स्टेंट अपीयरेंस ऑफ द रिमेनिंग सिम्टम, और जो अपीयरेंस भी है सिम्टम्स की वो कोई कांस्टेंट नहीं है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं आते, कभी चले जाते हैं। फॉर what might have contributed most to determine the selection of the most suitable remedy and its internal employment until the disease should have completely annihilated, namely the external principal symptom has been removed from our observation. वो जो एक सिम्टम था जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना था कि हम अपनी दवाई ढूंढ सकें, एक सही होम्योपैथिक मेडिसिन ढूंढ सकें, और उस सही होम्योपैथिक मेडिसिन के इंटरनल एम्प्लॉयमेंट उसको देने के बाद हम पूरी डिजीज को ठीक कर सकें, वो जो एक सिम्टम था, एक्सटर्नल प्रिंसिपल सिम्टम, उसको रिमूव कर दिया गया है हमारी ऑब्जर्वेशन से। हम उसको देख ही नहीं पाए भी कैसा था। अगर आप बाद में पेशेंट को पूछोगे भी कि देखने में कैसा था, वो भी आपको अच्छे से नहीं बता पाएगा जितने अच्छे से आप देख सकते थे उसको। अब तो उसका रंग रूप सब बदल चुका है। So this much is the importance of that external principal symptom। जो एक्सटर्नल लीजन है उसकी कैसी बनतर है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्यों, उसके बारे में बात करेंगे भी, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है ना। सो एक जनरल है, ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द इनसाइड डिजीज इनसाइड ऑफ मैन एंड डिजीज आउटसाइड ऑफ मैन। ये स्किन के ऊपर डिजीज है और ये एक इंटरनल डिजीज है जो जिसकी वजह से ये बाहर की डिजीज बनी हुई है। तो जब हम इसको डिसअपियर कर देंगे, बाहर वाले पार्ट को, इसको निकाल दिया, यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, एक्सटर्नल जो एक सिम्टम था उसका जो करेक्टरिस्टिक था वो है ही नहीं हमारे पास, तो उस इंटरनल डिजीज को बताने के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं है। वहाँ पे तो छोटे छोटे से कोई सिम्टम्स हैं, बड़े माइन्यूट से, हो सकता है पेशेंट ने भी नहीं ध्यान दिया उन पे, ठीक है ना, पेशेंट ने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कभी, तो हमें क्या बताएगा उनके बारे में। सो इन दिस वे द होल केस इज बेसिकली लॉस्ट, जिसको हम इसी टाइम पर ठीक कर सकते थे, अब हमें 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा कि कोई इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स बने, निकले, जिनके ऊपर हम दवाई, लेकिन वो जो 2-3 साल की एक
प्रोग्रेस है डिजीज की, इंटरनल प्रोग्रेस चलती रहेगी, वो उसको हम रोक सकते थे इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे उसको खत्म किया जा सकता था। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा केस है, कभी करेंगे उसको डिस्कस। छोटा बच्चा 4-5 साल का, एंड ही केम विद अ वेरी बैड एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। तो जो उसके फादर हैं, ही वाज नोन टू होम्योपैथिक फिलॉसफी। उनको पता था कि ऐसे बाहर से दबाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ उसको कभी मेडिसिन दी नहीं, लेकिन वो ठीक भी नहीं हुआ बेचारा, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। चलो, तो आए, तो उस बच्चे में जो देखने को मिलता था, ही वॉज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड। उन्होंने कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट्स कभी नहीं लगाई, कोई उसको स्टीरॉइड्स वगैरह कभी नहीं, थोड़ा बहुत चलो नारियल का तेल, सरसों के तेल, इसी के साथ मैनेज करते रहे वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से। तो सो व्हेन आई इंक्वायर्ड इनटू दैट केस, और कोई प्रॉब्लम्स इसके बिना, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बच्चा है ही बहुत एक्टिव, आज तक ना इसको कभी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कभी कुछ नहीं हुआ। अगर होता भी है कोई 1-2 छींके, चलो ठंड की वजह से आई चली जाती है अपने आप। ये बच्चा कभी ऐसे नहीं हुआ कि कभी इसने स्कूल से छुट्टी की, कभी इनएक्टिव, 1-1.5 साल ही हुआ स्कूल जाते हुए, लेकिन कभी उसने इस वजह से कि भी बीमार है, कोई स्कूल से छुट्टी हो गई या कुछ और, ऐसा कभी भी नहीं हुआ उसका। सो दैट केस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि हाँ ठीक है, वो बाहर एक बीमारी तो है, दिख रहा है हमें, लेकिन बच्चे के जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है ना, इंटरनली कोई बीमारी, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, कोई गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन्स की, कोई इंटेस्टाइन की, कोई गले की, कुछ भी नहीं था। सो दिस शोज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। अब आगे डॉक्टर हनुमान 1-2 एफोरिज्म के बाद वो फिनोमेना भी बताएंगे भी होता क्या है। So had it still been present to guide the internal treatment, the homeopathic remedy for the whole disease might have been discovered. And has that been found, the persistence of the local affection during its internal employment would have shown that the cure has not yet completed. ठीक है ना, but were it cured, तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि had it still been present to guide, अगर ये अभी भी प्रेजेंट होता लोकल सिम्टम हमें गाइड करने के लिए कि हमें कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो ढूंढनी है, ठीक है ना, तो ये लोकल अफेक्शन की परसिस्टेंस जो है, जितनी देर वो रहता उतनी देर हमें पता चलता है रहता कि अभी तक जो डिजीज है वो कंप्लीटली गई नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन दी, जैसे इस बच्चे को दी गई, तो ठीक होना शुरू हुआ, उसका फेस ठीक हुआ, चेस्ट, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर था, फेस ठीक हुआ, चेस्ट ठीक हुआ, बाजुएं ठीक हुई, ठीक है ना, इचिंग धीरे धीरे करके कम होती गई, थोड़ी ड्राइनेस, रफनेस थी स्किन की पीछे, तो इचिंग कम हुई। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि इचिंग कम करता है, रात को थोड़ी नींद आ जाती है, इचिंग कम होती है, तो ठीक है ना, लेकिन वो पीछे ड्राइनेस है, रफनेस है। तो जितनी देर तक द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल अफेक्शन ड्यूरिंग इट्स इंटरनल एम्प्लॉयमेंट, अभी इंटरनली तो हमने एम्प्लॉय कर दी मेडिसिन, लेकिन अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो जितनी देर वो परसिस्ट कर रहा है उतनी देर हमें पता चल रहा है कि क्योर वाज नॉट येट कंप्लीटेड, क्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्योर चल रहा है, धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इट बिकम्स अ गाइड, ठीक है ना, एक इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए वो जो एक एक्सटर्नल सिम्टम वो गाइड बन जाता है। पहली लाइन यही है, हैड इट स्टिल बीन प्रेजेंट टू गाइड द इंटरनल ट्रीटमेंट। तो ये सिम्टम सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताता, वो तो बताता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, सब चीजें उसकी, लेकिन एक गाइड भी करता है हमें कि अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक क्योर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है पेशेंट का। तो जब तक वो नॉर्मल स्किन नहीं आ जाती उसकी, जब तक वो एक जो होती है कि हेल्दी स्किन नहीं आ जाती, तब तक हम कहते हैं अभी है थोड़ा बचा हुआ है, इसको ठीक करना है पूरी तरह, चाहे पूरी बॉडी से चला जाए, अगर पैर पे रह जाए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, वो जा नहीं रहा पैर से, हम बोलते कि नहीं अभी भी ठीक नहीं हुआ ये, इसको करना है अभी ठीक। बट वर इट क्योर्ड ऑन इट्स सीट, लेकिन अगर उसको कोई टॉपिक क्रीम लगा के, टॉपिकल क्रीम लगा के कर दिया जाता, उड़ा दिया जाता, छिपा दिया जाता, फिर बट वर इट क्योर्ड ऑन इट सीट, और अगर हमारे इस इंटरनल मेडिसिन के साथ वो क्योर हो जाता है इसी जगह पे उसकी स्किन के ऊपर से ही, दिस वुड बी अ कन्विंसिंग प्रूफ दैट द डिजीज वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। तो कन्विंसिंग प्रूफ बन जाता है
तो जो इवन इंटरनल डिजीज है वो भी कंप्लीटली इरेडिकेट हो गई एंड द डिजायर्ड रिकवरी फ्रॉम द एंटायर डिजीज वाज फुली अकम्प्लिश्ड। इस बात को 2 साल हो गए, हमारे नोन ही है वो, होती रहती है बात, हालचाल पूछता रहता हूँ बेटे का, ठीक है ना। तो आज तक उस बच्चा को, आज 2 साल के ऊपर ही हो गया उस बच्चे को, क्योंकि ही केम अराउंड, ही वाज 4.5, तो आज 7 साल का हो गया। तो आज तक उस बच्चे को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह की कोई भी मेडिसिन पिछले 2-2.5 साल में देने को नहीं दी गई। कितने बच्चे देखते हैं हम आज की डेट में जिन्होंने 2-2.5 साल में कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन ना ली हो, ठीक है ना। सो जब हम इन चीजों को देखते हैं अपने सामने होते हुए, तो फिर इन बातों पे और विश्वास बढ़ जाता है कि भाई हाँ ये सही चीजें लिखी हुई हैं। So the entire disease was fully accomplished and inestimable, indispensable advantage. तो ये भी किसकी एडवांटेज है लोकल डिजीज की, ठीक है ना, जिसके, और ये इंडिस्पेंसेबल होगा, इसको, इस एडवांटेज का कोई और, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ, क्योंकि ये सामने दिखता है हमें, ठीक होता हुआ है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक हो रहा है, यहां से ठीक हो गया मतलब ठीक हो गया, और कुछ इंटरनल बचा ही नहीं, कोई सिम्टम बचा ही नहीं हमारे पास। It is evident that man's vital force, when encumbered with a chronic disease, which it is unable to overcome by its own powers. कोई एफोरिज्म मिसिंग है क्या हमारा? कोई मिसिंग तो नहीं एफोरिज्म? एक बार बुक से करना रिलेट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मिसिंग है कुछ। नहीं ठीक है। It is evident that man's vital force, when encumbered with a chronic disease, which it is unable to overcome by its own powers, ठीक है ना। एक एविडेंट है, ये एविडेंट है ये बात, कि जब इंसान की वाइटल फोर्स किसी क्रॉनिक डिजीज के भार के नीचे आती है, किसी क्रॉनिक डिजीज के कांटेक्ट में आती है, जिसको वो अनेबल है ओवरकम करने के लिए अपनी शक्तियों के साथ, अपनी ओन पावर के साथ, तो उसको ओवरकम नहीं कर सकती, वो उसको हील नहीं कर सकती, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक प्लान को अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ प्लान। इट अडॉप्ट्स द प्लान ऑफ डेवलपिंग अ लोकल मेलोडी ऑन सम एक्सटर्नल पार्ट। तो उसका जो पहला एक एडॉप्शन होती है, एक पहली अडेप्टेशन होती है उस क्रॉनिक डिजीज के अगेंस्ट, इस वाइटल फोर्स की, दैट इज डेवलपिंग अ लोकल मेलोडी। कोई लोकल डिजीज, स्किन के ऊपर कोई डिजीज बना दी जाती है ऑन सम एक्सटर्नल पार्ट, एक पार्ट के ऊपर उसको बना दिया जाता है सोरली फॉर दिस ऑब्जेक्ट। क्यों करती है वो ऐसे? दैट बाय मेकिंग एंड कीपिंग इन अ डिजीज स्टेट दिस पार्ट विच इज नॉट इनडिस्पेंसेबल टू ह्यूमन लाइफ, कि इस पार्ट को मैं एक डिजीज की स्टेट में रख सकती हूँ, स्किन की किसी पार्ट को डिजीज की स्टेट में रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ की डिपेंडेंस के लिए, ह्यूमन लाइफ के चलते रहने के लिए इतना जरूरी ऑर्गन नहीं है, विच अदरवाइज थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन्स। ये जो डिजीज है, ये जो क्रॉनिक डिजीज है, वैसे थ्रेटन कर रही है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकती है वाइटल ऑर्गन्स को, एंड टू डिप्राइव द पेशेंट्स लाइफ, और पेशेंट की जिंदगी को भी खत्म कर सकती है, वो इतनी खतरनाक क्रॉनिक डिजीज है। तो उसको चुप रखने के लिए, कि इंटरनल डिजीज को साइलेंट रखने के लिए, वाइटल फोर्स क्या करती है, किसी एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर एक लोकल मेलोडी प्रोड्यूस कर देती है, उसको बाहर रखने की कोशिश करती है, एंड दैट इट मे देयर बाय, सो टू स्पीक, ट्रांसफर द इंटरनल डिजीज टू द वाइकेरियस लोकल अफेक्शन। एक ट्रांसफर होता है इंटरनल डिजीज का बाहर लोकल अफेक्शन की तरफ, एंड एज इट वर ड्रॉ इट थिथर, ठीक है ना, और जैसे ही कैसे करके वो उसको बाहर की तरफ धकेलती है, ड्रॉ करती है बाहर की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ द लोकल अफेक्शन दस साइलेंसेस फॉर अ टाइम द इंटरनल डिजीज। इसीलिए जितनी देर लोकल अफेक्शन रहती है, हमें देखने को मिलता है कि इंटरनल डिजीजेस कोई होती नहीं पेशेंट को, ज्यादा बाहर ही रहती है प्रॉब्लम, दो विदाउट बीइंग एबल आइदर टू क्योर इट और टू डिमिनिश इट मटेरियली। ये भी सच है कि उसको क्योर भी नहीं कर सकती या उसको कम भी नहीं कर सकती, ठीक है ना।
ना अपने आप ना किसी मटेरियल डोज के साथ उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो रहती है वहां पे। द लोकल अफेक्शन हाउएवर इज नेवर एनीथिंग एल्स देन अ पार्ट ऑफ द जनरल डिजीज। जो लोकल अफेक्शन है और कुछ नहीं है, उसी जनरल डिजीज का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, बट अ पार्ट ऑफ इट इंक्रीज्ड ऑल इन वन डायरेक्शन बाय द ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स। लेकिन वो एक ऐसा पार्ट है उस जनरल डिजीज का जहां पे इस ऑर्गेनिक डिजीज ने पूरी बीमारी को समेट के रख दिया है। ये एक ही एक्सप्रेशन है। मैं इतनी कोशिश कर सकती हूँ, वाइटल फोर्स बोल रहे मैं इतनी कोशिश कर सकती हूँ कि इसको बाकी ऑर्गन जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल जरूरी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर ना ट्रांसफर होने दो एंड ट्रांसफर टू अ लेस डेंजरस पार्ट ऑफ द बॉडी। सो हमारा जो लीस्ट डेंजरस पार्ट है स्किन, उसके ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू एले द इंटरनल एलिमेंट। ठीक है, इंटरनल जो एलिमेंट है, इंटरनल डिजीज है, उसको कम रखने के लिए, उसका जो इफेक्ट है उसको कम रखने के लिए इसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट एज हैज बीन सेड, why this local symptom that silences the internal disease, so far from anything being gained by the vital force towards diminishing or curing the whole malady, the internal disease on the contrary continues in spite of it। वाइटल फोर्स ने उसको बाहर कर दिया एक एक्सप्रेशन के रूप में, एक उसके रूप में कि मैं इसको लीस्ट डेंजरस ऑर्गन के ऊपर रखूं, ठीक है, लेकिन उसको डिमिनिश नहीं कर सकती, उसको क्योर नहीं कर सकती। ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है ना। वाइटल फोर्स ट्रांसफर तो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन क्योर करने की पावर या क्योर करने की जो प्रोग्रामिंग है उसको वो उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस इंटरनल डिजीज को वो क्योर नहीं कर सकती, तो इस वजह से वो जो इंटरनल डिजीज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज की एक बेसिक नेचर है कि उसने बढ़ते जाना है, कम नहीं हो सकती। until and unless कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन विद सम होम्योपैथिक रेमेडी स्टार्ट्स curing the patient and continues in spite of it, उसके सारे efforts के spite में, in spite of all the efforts of the vital force, it keeps on gradually increasing and nature is constrained to enlarge and aggravate the local symptom। और इसी वजह से क्या होता है कि छोटे से पार्ट में, एक छोटे से लोकल सिम्टम में शुरू हुई होती है बीमारी और वो फैलती जाती है स्किन के ऊपर, हाथ से बाजू पे, फिर दूसरे हाथ पे, फिर तीसरे हाथ पे, सॉरी तीसरे पार्ट पे, चौथे पार्ट पे, कहीं ना कहीं वो बढ़ती जाती है, पेट पे आ गई, पीठ पे आ गई, वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो जितनी वो इंटरनल डिजीज बढ़ रही है, वाइटल फोर्स कोशिश करते रहते हैं उसको ट्रांसफर करने की, जितनी वो बढ़ती है उसको बाहर ट्रांसफर कर दिया, जितनी वो बढ़ती है उसको बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बाहर ट्रांसफर तो होता रहता है, लेकिन डिजीज भी बढ़ती रह रही है, क्योंकि वो नेचर है उसकी, एक बेसिक नेचर है क्रॉनिक डिजीज की, उसके बढ़ते जाना है। तो जो हमारे लोकल सिम्टम्स है वो और ज्यादा ऑलवेज मोर एंड मोर aggravate the local symptom always more and more in order that it may still suffice as a substitute for the increased internal disease। क्यों करती है? इन ऑर्डर के वो जो इंक्रीज्ड इंटरनल डिजीज है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाए इस लोकल डिजीज के रूप में, एंड वे स्टिल कीप इट अंडर। तो वाइटल फोर्स की कोशिश रहती है उसको बाहर निकाल के स्किन के ऊपर निकाल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जो इंटरनल सेंसेशंस हैं, फिजियोलॉजी है, उसको ठीक रखा जाए। Old ulcers on the legs get worse as long as the internal sora is uncured। कोई पुराने अल्सर हैं टांगों के ऊपर, जितनी देर तक वो इंटरनल सोरा चल रहा है वो अनक्योर्ड ही रहते हैं। The chancre enlarges as long as the internal syphilis remains uncured। अगर कोई शैंकर हुआ है तो वो इंक्रीज होता रहता है जितनी देर तक इंटरनल सिफिलिस है। Just as the general internal disease continues to increase as time goes on। तो जैसे जैसा समय बढ़ता जाता है, इंटरनल डिजीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जो लोकल सिम्टम्स हैं, वाइटल फोर्स उसको बाहर फेंकती रहती है स्किन के ऊपर, लोकल पार्ट्स के ऊपर। तो इसका एक फुटनोट है, द इश्यूज ऑफ द ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स डू समथिंग सिमिलर। अब ये भी एक सच्चाई है, देखने को मिलता है हमें, हम उसको कोई और वर्ड दे देते हैं कि जब ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जब उनको दिया जाता है, इंटरनली दिया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वहां पे भी ऐसा ही सिमिलर इशू देखने को मिलता है, सिमिलर फिनोमेना देखने को मिलता है। एज आर्टिफिशियल अल्सर्स ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स दे साइलेंस सम इंटरनल क्रॉनिक डिजीज। बड़ी बार हम बोलते हैं ये मेडिसिन ली थी, उसका साइड इफेक्ट हो गया, स्किन के ऊपर रैशेज आ गए,
ठीक है ना, स्किन के ऊपर दाने निकल आए जी, दवाई ली थी, बहुत बहुत हार्ड थी, बड़ी स्ट्रांग थी, उसने बाहर स्किन के ऊपर दाने निकाल दिए, ठीक है ना। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब दाने निकले होते तो जो इंटरनल डिजीज है वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, कुछ देर के लिए ठीक हो जाती है, दे साइलेंस सम इंटरनल क्रॉनिक डिजीज, लेकिन वो होती बड़े थोड़े समय के लिए, 2-3 दिन रैशेज रहे, रैशेज चले गए, फिर से वो जो इंटरनल डिजीज है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी मेडिसिन ने किया था, वाइटल फोर्स का अपना काम नहीं था। परमानेंसी उसमें रहती है जो वाइटल फोर्स खुद कर रही है, चाहे वो इंटरनल डिजीज है, चाहे वो एक्सटर्नल उसको निकालने की कोशिश कर रही है, चाहे इंटरनल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो भी है परमानेंसी उस फिनोमेना में रहेगी, उस ऑर्डर में रहेगी जो वाइटल फोर्स खुद कर रही है। जो उसे जबरदस्ती करवाया जाएगा वो फिर से वापस वहीं पे ले आएगी। लेकिन एक सिमिलर इशू इन मेडिसिन के साथ भी देखने को मिलता है कि जब इंटरनली, बड़ी बार एंटीबायोटिक्स के साथ ही होता है, एंटीबायोटिक रिएक्शन कर गया, एंटीबायोटिक ने रिएक्शन नहीं किया होता, वो क्या करता है कि इंटरनल किसी डिजीज को ठीक करने के लिए एक्सटर्नली वाइटल फोर्स को फोर्स करता है कि एक्सटर्नली उसको थ्रो आउट करे कुछ समय के लिए, बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम विदाउट बीइंग एबल टू क्योर देम, लेकिन होता बड़े थोड़े समय के लिए है। बट ऑन दी अदर हैंड दे वीकन एंड डिस्ट्रॉय द जनरल हेल्थ मच मोर देन इज डन बाय द मोस्ट ऑफ द मेटास्टेसिस अफेक्टेड बाय द इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स। लेकिन उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि जनरल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है दवाई, दे वीकन एंड डिस्ट्रॉय द जनरल हेल्थ, के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो वाइटल फोर्स का मेटास्टेसिस, वाइटल फोर्स की थ्रो आउट करने की टेंडेंसी है, ठीक है ना, उससे खतरनाक होती है इसकी टेंडेंसी, इन दवाइयों की टेंडेंसी थ्रो आउट करने की। So if the old school physician should now destroy the local symptom by the topical application of external remedies, under the belief that he thereby cures the whole disease, nature makes up for its loss by rousing the internal malady. अब कोई ओल्ड स्कूल फिजिशियन है, वो अपने टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ, स्किन ऑइंटमेंट्स के साथ, कोई लोकल मेडिसिन के साथ, अगर इस एक्सटर्नल डिजीज को, ये जो सिम्टम है डिजीज के, उसको एक्सटर्नल रेमेडीज के साथ ठीक करता है, ठीक करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैंने क्योर कर दिया, देखो जी स्किन नॉर्मल हो गया आपका, तो जो कुदरत है, नेचर है, वो इस लॉस को, डॉक्टर ने मैंने वो वर्ड यूज किया है कि इट इज अ लॉस, ये लॉस है पेशेंट की हेल्थ के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी लॉस है, नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाती है कुदरत में? बाय राउजिंग द इंटरनल मेलेडी। तो जो इंटरनल मेलेडी है, जो इंटरनल डिजीज है, उसको बढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि हमने उसको जो चांस, एक वाइटल फोर्स के पास एक चांस था इसको बाहर रखने का, वो उससे छीन लिया। एंड द अदर सिम्टम दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन अ लेटेंट स्टेट साइड बाय साइड विद द लोकल अफेक्शन। तो जो छोटे छोटे सिम्टम चल रहे थे पहले, एक लेटेंट स्टेट में थे, पेशेंट को ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, हेडेक था हल्का फुल्का, कभी सिर भारा हुआ, वो ठीक है ना, कभी कभी थोड़ा जुकाम हो जाता था, गला थोड़ा सा हो जाता था कभी खराब, ठीक है ना, और उस लोकल अफेक्शन के साइड बाय साइड थोड़े थोड़े आते थे, उन सब में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। वो जो हेडेक कभी 6 महीने में एक बार होता था, अभी हर हफ्ते 2-3 बार 5 बार बड़ा सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो जो डिजीज है वो अभी अंदर बढ़ने लग गई, उसने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया। दैट इज टू से शी इंक्रीजेस द इंटरनल डिजीज, ठीक है ना, शी मींस कुदरत, नेचर, वो इंटरनल डिजीज को बढ़ाना शुरू कर देती है। When this occurs, it is usual to say, though incorrectly, that the local affection has been driven back into the system or upon the nerves by the external remedies, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं कि जो बीमारी अंदर को दबाई गई है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसको बाहर निकालने का एक मौका था जो निकाला था वाइटल फोर्स ने, ठीक है ना, वो मौका उसको हमने छीन लिया। अब वो प्रोसेस या वो ऑर्डर फॉलो नहीं करती, कुदरत जो है उसको दूसरी तरफ को ले जाना शुरू कर देती है, बीमारी को अंदर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। हाँ, so every external treatment of such local symptoms, the object of which is to remove them from the surface of the body,
whilst the internal miasmatic disease is left uncured, as for instance driving of the skin, the psoric eruptions by all sorts of ointments, burning away the chancre by caustics and destroying the condylomata on their seed by the knife, the ligature or the actual cautery. This pernicious external mode of treatment, hitherto so universally practiced, has been the most prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies under which mankind groans. So कोई भी किसी भी तरह का लोकल ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, हम उस दिन बात कर रहे थे भी हाइलोरोनिक एसिड यूज करना चाहिए, विटामिन सी, यहाँ पे आके डॉक्टर हनीमैन ने क्लियर कर दिया एवरी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, आप किसी भी चीज के लिए, डिस्कलरेशन है उसके लिए सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्ने के लिए है, कोई फेस वॉश है, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ सच लोकल सिम्टम, कोई लोकल सिम्टम है उसका किसी भी तरह का एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बाहर से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, the object of which is to remove them from the surface of the body, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको बॉडी से रिमूव करना। तो इसी में हमने पिछली बार कोकोनट ऑयल की बात की थी, कोकोनट ऑयल का ऑब्जेक्टिव ये होता ही नहीं है कि उसको वहां से रिमूव किया जाए, कोकोनट ऑयल डज नॉट हैव दैट पावर कि वो इसको रिमूव कर दे। whilst the internal miasmatic disease is left uncured, और जो इंटरनल मियास्मेटिक डिजीज है उसको हम उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि उसको क्योर किया जाए, तो उसका क्या होता है, एज फॉर इंस्टेंस ड्राइविंग ऑफ द स्किन, द सोरिक इरप्शन, कोई सोरिक इरप्शन आए हैं उनको हमने कुछ लगा दिया उसके ऊपर ठीक करने के लिए, बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑल सॉर्ट्स, किसी भी तरह के, उसमें कोई ये नहीं है जी ये नेचुरल है ये अननेचुरल है, ये तो एलोवेरा है, एलोवेरा के अपने सप्रेशन होते हैं अलग तरह के। बर्निंग अवे द शैंकर बाय कॉस्टिक्स एंड डिस्ट्रॉइंग द कंडाइलोमेटा, शैंकर को हम बर्न कर रहे हैं या कॉस्टिक्स यूज कर रहे हैं, कंडाइलोमेटा को नाइफ से काट रहे हैं, कोई लाइगेचर यूज कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, इवन उसको तोड़ना, छीलना, ये सब चीजें। दिस pernicious external mode of treatment hitherto so universally practiced, और एक जनरल, मैंने बड़े अच्छे होम्योपैथ्स उनको एक जनरल आंसर देते हुए सुना है कि ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस डज नॉट मीन दैट इट इज अ राइट थिंग। कोई भी कॉमन प्रैक्टिस है उसका ये मतलब नहीं है सही है वो, इसलिए डॉक्टर ने मैंने कहा ये परनीशियस एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, परनीशियस मतलब नुकसान वाला, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, ऑल्दो इट इज यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड, इसका प्रैक्टिस भी किया जाता है, कॉमनली किए जाती हैं ये चीजें, has been the most prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies under which mankind groans। जितनी भी नेम्ड अननेम्ड क्रॉनिक मेलेडीज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, इनन्यूमरेबल, उनका आज तक चाहे नाम दिया गया चाहे उनको नाम नहीं दिया गया, वो सब इन परनीशियस ट्रीटमेंट्स की वजह से पैदा होती आ रही हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर्स। क्यों क्रिमिनल प्रोसीजर है? क्योंकि बीमारी जो बाहर को निकाली जा रही थी, इंटरनल हेल्थ को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, उसको हमने सारा डिस्टर्ब कर दिया इन तरह के इन प्रोसीजर्स के साथ। और इंसान की हेल्थ ही तो एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती चीज है, उसके ऊपर कोई भी कीमती चीज नहीं है। इंसान अपनी सेहत ठीक रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्यों कुछ भी करने को तैयार है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। So that is why it is a criminal procedure to basically devoid someone of health knowingly or unknowingly. The medical world can be guilty of, ये एक ऐसा criminal procedure है जिसके लिए पूरा medical world guilty है, and yet it has hitherto been the one generally adopted and taught from the professional chairs as the only one। ये क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके बारे में कुर्सियों पे बैठ के प्रोफेसर पढ़ाते हैं भी ऐसे किया करो, और सिर्फ ओल्ड स्कूल में नहीं, होम्योपैथी के भी कहते कहते लोग, ये वाली ऑइंटमेंट है जी, ये लगाने वाली दवाई है होम्योपैथी की, ये है बाहर भी दे दो अंदर भी दे दो,
उन सबका जवाब दिया यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन ने। फिर से पहली लाइन, एवरी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ सच लोकल सिम्टम, एवरी, आप होम्योपैथी के नाम के रूप में वो नहीं कर सकते भी एक्सटर्नली ट्रीट कर रहे हैं उसको। हर तरह का एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ लोकल सिम्टम। Footnote to aphorism 203. For any medicines that might at the same time be given internally served, but to aggravate the malady, as these remedies possessed no specific power of curing the whole disease, but assailed the organism, weakened it, and inflicted on it in addition other chronic medicine diseases. चाहे बाहर लगाने के साथ हमको इंटरनली मेडिसिन, ठीक है जी बाहर ये वाली लगा लो, अंदर से हम कॉन्स्टिट्यूशनल या उसको एंटीसोरिक देते, बोले इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी रेमेडीज के पास पावर होती ही नहीं है कि वो क्योर कर सके पूरी डिजीज को। कोई अंदर जा रही है, कोई बाहर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, ठीक है ना, ये उल्टा ऑर्गेनिज्म का नुकसान करते हैं, उसके ऊपर और क्रॉनिक मेडिसिनल डिजीजेस इन्फ्लिक्ट करते हैं। मेडिसिनल डिजीजेस दवाइयों से प्रोड्यूस हो जाती हैं बीमारियां, नहीं नहीं, ये खाने वाली ले लो, ये लगाने वाली ले लो, ये नहाने वाली ले लो, ये सर धोने वाली ले लो, तो इन सब से क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज प्रोसेस बन के रह जाता है, फिर जिसको ठीक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसी जो भी ट्रीटमेंट्स है, ऐसे जो भी चीजें हो रही हैं, वो बेसिकली एक एड ऑन होती हैं उस नेचुरल डिजीज में, तो पेशेंट को और वीक करती जाती हैं, और ज़्यादा उसके पार्ट्स अफेक्ट होते जाते हैं, और ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है, वाइटल फोर्स और वीक हो जाती है, क्योंकि हमने एक इंटरनल प्रोसेस को समझा ही नहीं। हम इतनी सुपरफिशियली देखते हैं ह्यूमन बॉडी को, इतनी सुपरफिशियली देखते हैं कि समटाइम्स आई फील दैट द फिजिशियन शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, कि इतनी सुपरफिशियली हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक अभी इसको करते हैं ऑर्गेनन को, एफोरिज्म 203। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक केस है उसको। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये फॉलोअप की वीडियो है बात की, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाता है। देखने च किवें आउणा ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ। आवाज आई है उनकी, सुनी आवाज? हाँ जी सर, आ रही थी आवाज। आ रही थी ना, पेशेंट की आवाज आ रही थी, ठीक। क्या लगता है देख के, कैसी आवाज है, क्या है? उनका फेस देख के, उनको देख के क्या लग रहा है, कैसी पर्सनालिटी? कहाँ गए हैं ना सब लोग? मैंने ठीक है ना, किसी ने चैट में लिखा हुआ है मैनिश लुक है, स्पीच है उनकी एक मैनिश, ठीक है ना, भारी आवाज है, फेस है, तो क्या रेमेडी हो सकते हैं? गाड़ी चलाने के लिए क्या हो सकता है रेमेडी, अगर हम यहीं पे सोचें तो?
इनका भी माइक ऑन है, आपके दूसरी आवाजें ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही। सर एक बार वीडियो फिर से ऑन कर दीजिए, देख नहीं पाया सर नेटवर्क इशू की वजह से। सर एक बार क्या वीडियो कह कह रहे हैं, दोबारा प्ले कर देना। अच्छा वीडियो दोबारा दिखा, ओके वीडियो दोबारा ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਰਬ ਡਬਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ देख ली। चलो एक बार शुरू करते हैं कि फीमेल है 42 इयर्स की, शी इज अ टीचर बाय जॉब। पुरानी जॉब 2021 में छोड़ दी थी, अभी अप्रैल 2022 से नई जॉब शुरू की है। मई 22 में जो है वो इनकी कंप्लेंट स्टार्ट हुई है। विजन डिक्रीजिंग सिंस 2 months, डिप्लोपिया दो दिखते हैं। इवन नाउ ओकेजनली लेटर्स फिगर्स राइट आई से टॉप बॉटम दिखता है। लेफ्ट टू राइट कम दिखेगा, जब लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो कम दिखता है। लेफ्ट आई से स्मॉल लेटर्स नहीं दिखते हैं, बाकी टॉप बॉटम एंड साइड सब दिखता है। लेफ्ट आई में आई बॉल लिटरल साइड की ओर चली जाती है। जब गुरबानी पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो आई से टीयर्स निकलते हैं। वर्ड्स डबल दिखते हैं, फॉर एग्जांपल सी है तो डबल सी दिखेगा। दूसरी कंप्लेंट थी उनकी बॉडी फ्लशेस की। 2 मंथ से अचानक अपने आप बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर 5 मिनट बाद बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। पास्ट हिस्ट्री, लेफ्ट किडनीज प्लास्टिक एट्रोफिड, राइट किडनी में स्टोन है। लेफ्ट किडनी में भी स्टोन की टेंडेंसी थी वो, लेकिन जैसे जैसे वो करवाते गए ऑपरेट, वो धीरे धीरे करके ए प्लास्टिक और एट्रोफिड होती गई। 2018 शी हैड मलेरिया, क्वीन की 3 टेबलेट्स एक साथ खा ली थी, उसके बाद लगा के लेफ्ट आई से कम दिखता था, ठीक है ना। तो हल्का सा लेफ्ट आई में तभी इफेक्ट हो गया था 2018 में। 2010 में जो एक बार देखती थी तो वही बार बार दिखता था। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड देखा तो वही दिखता रहता था हर जगह, कोई ग्रीनरी देखी तो वही दिख रही है हर जगह, गोबर कुछ ऐसी चीज देख ली तो वही दिख रहा है हर जगह। 10-15 मिनट में सही हो जाता था। क्लास 7th 8th में थी तो मुंह पक जाता था, 2-3 इयर्स तक ऐसा चला था, ठीक है। देन शी हैड अ स्किन ट्यूमर ऑन राइट लेग, एंकल के पास एक छोटी सी गांठ थी, वो हमें अपने को कोई क्लियर नहीं है कि किस चीज़ की थी। इट मे बी सेबेशियस सिस्ट, इट माइट बी समथिंग एल्स, बट इट वाज ऑपरेटेड इन 2021। पेन होता था, बैठने में दिक्कत होती, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता था तो उसमें पेन होता था। एपेटाइट इज नॉर्मल, इजीली टॉलरेट हंगर, स्वीट थिंग्स अच्छी लगती हैं, वार्म कोल्ड एनीथिंग इज ओके। कोल्ड ड्रिंक की डिजायर रहती है, 4-5 दिन में पी लेती हूँ। थर्स्टी हैं, चिल्ली हैं। पहले साउंड स्लीप होती थी, 2018 से लेट में नींद आती है, सोते टाइम कोई 4-5 बार आवाज देगा तभी नींद खुलती है। स्नोरिंग लाउड, ठीक है ना, बहुत तेज स्नोरिंग होती है, पूरी फैमिली को पता है। कोई अचानक से जगा देता है तो 4-5 मिनट लग जाते हैं समझने में कि कहाँ हूँ। ड्रीम्स आते हैं बट याद नहीं रहते। डॉग के सपने में देखती हूँ, उसके पास काऊ समझ के जाती हूँ, बट जैसे ही उसके पास जाती हैं तो डर लग जाता है काटने का और नींद खुल जाती है। मेले में घूमने के सपने आते हैं। प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होल बॉडी, स्पेशली फेस पे। कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स, यूरिन नॉर्मल, सेंसिटिविटी टू स्मेल, स्नोरिंग, नॉन वेज सर पे चढ़ती है। मोशन सिकनेस चाइल्डहुड में होती थी, अब नहीं होती है। फैमिली में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं 4, 3 सिस्टर 1 ब्रदर, पेशेंट इज ऑन 3rd नंबर। मेनार्क एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, मेंसेस नॉर्मल, ड्यूरेशन 3 days, फर्स्ट डे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, रेड कलर। 98 to 2008 तक मेंसेस आने से 4-5 दिन पहले हेडेक होता था, अब मीनोपॉज हो चुका है 38 ईयर्स पे।
स्टडी एमफिल हिस्ट्री में किया हुआ है। स्टडी में शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। डिस्क थ्रो, शॉट पुट, हॉकी खेलती रही हैं। खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैरिजेस में डांस कर लेती थी। 2007 में टीचिंग में जॉब लगी, प्राइवेट जॉब। पढ़ाना क्लास फर्स्ट से स्टार्ट किया था और क्लास 10th तक पढ़ाया है। मैच्योरिटी बहुत बाद में आई है। कोई भी बात हो गई तो उसके बारे में बहुत डीपली सोचती हूँ। न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, मूवी में कुछ देख लिया, तो उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाती हूँ कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। 4-5 दिन दिमाग में जब तक थक नहीं जाता था तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक कुछ होता नहीं था जब तक दिमाग थक ही नहीं जाता। तो 4-5 दिन वो बात दिमाग में चलती रहती थी। दिमाग थक जाता था उस चीज़ को सोच सोच के, तब बंद होता है फिर, ठीक है। गुस्सा बहुत आता था। असल में दिमाग में सोच चल रही है और बीच में किसी ने कहा उठ के खाना खा लो, तो गुस्सा आता है कि थॉट टूट गया। गुस्से में दरवाज़ा तेज़ मार दो, चीज़ें उठा के फेंक दो। 2018 में प्रिंसिपल की जॉब मिली, प्राइवेट जॉब। मेरे को तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, बट कोई आके बोल देते हैं कि आपने मेरे बच्चों के साथ पार्शियलिटी की है, तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, ठीक है ना। शी वॉज टेलिंग के मेरे अंदर जो है वो ये है कि मैंने अपने बच्चे जो है स्कूल में हैं, जो भी मेरे पास आते हैं पढ़ने, मैंने उनको अच्छे से पढ़ाना है, लेकिन फिर भी कभी कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे के साथ पार्शियलिटी करते हो, उसको दूसरों को आगे करते हो, उसको पीछे करते हो। तो उससे फिर से मन में परेशानी बन जाती थी। 2015 से पहले हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी। ऐसा लगा था कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे से नहीं संभलेगा, क्योंकि हेड ऑफिस से बार बार फोन आता था कि न्यू एडमिशन कितने हुए, फीस कितनी। तो से टिल शी वाज टीचर उसको ये सिरदर्दियाँ नहीं थी कि भाई एडमिशन कितने हुए, फीस कितनी कलेक्ट हुई है, कम हुए एडमिशन तो क्यों हुए, ज़्यादा हुए, सॉरी, फीस कलेक्ट हुई है कितनी हुई है, पिछली बार से क्यों कम है, कहाँ खर्चे, ये सब एज अ प्रिंसिपल उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। इधर टीचर रोज बोलते थे कि इसने छोड़ दिया पढ़ाना, इसने हैंडल नहीं हुआ, ठीक है, इनसे हैंडल नहीं हुआ। सो शी लेफ्ट द जॉब। उन्होंने उस टाइम जॉब छोड़ दी। उसके बाद 6-7 महीने घर में ही रहे हैं। 2022 अप्रैल में एज सब कोऑर्डिनेटर जॉब कर रहे हैं उसी स्कूल में, ठीक है ना। उसी स्कूल वालों ने फिर इनको बुलाया 2022 में एज अ सब कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें सुकून है, कोई खास प्रेशर नहीं, इसलिए उन्होंने ये जॉब ले ली। नेचर कैसी है, शुरू से किसी भी बात पे मजाक नहीं सहन होता, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मूड सही है तो बातचीत बहुत अच्छे से करेंगी, और अगर नहीं मन है तो नहीं करेंगी। 4-5 फ्रेंड हैं जो स्कूल टाइम के हैं और अब तक हैं। मिक्सअप जल्दी नहीं हो पाते, टाइम लगता है। बचपन से मैरिज का मन नहीं होता था, क्योंकि मैरिज के बाद लोग गुलाम हो जाते हैं। शी वॉज अनमैरिड, शी इज़ बेसिकली अनमैरिड, ठीक है, उन्होंने शादी की नहीं। मुझे आज़ाद रहना पसंद है। वीपिंग इजीली, कोई बात हर्ट करती है तो रोना बहुत जल्दी आता है। अगर थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तो सही हो जाएगी, बट अगर कोई बार बार बोलेगा मत रो तो फिर गुस्सा आता है, ठीक है ना। पहाड़ों पे जाना, गार्डन वगैरह में जाना, घूमना अच्छा लगता है। बाकी रिलेशनशिप में जाना अच्छा नहीं लगता है। रिलेशनशिप में रिलेटिव्स में इनमें जाना कोई खास अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग करने ये सब उतना अच्छा नहीं लगता है। फादर ने मदर से कहा, जैसे फॉर एग्जांपल शी वाज टेलिंग कि फादर ने मदर से कहा कि खाना बना दो, कपड़े धुला धो दो, एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि अपना काम खुद क्यों नहीं करते हैं, क्या हम गुलाम हैं। इन्हें स्टार्टिंग से ही था कि हमें आज़ाद ही रहना है। रिलीजियस मन में गिल्ट सा रहता है कि आज पाठ नहीं हुआ। स्टार्टिंग से ही इस तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है। ड्राइंग का शौक है बट बनाना नहीं आता। डिसीजन फटाफट लेती हैं ऑन द स्पॉट। सो ऑन ऑब्जर्विंग, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, एक फीलिंग ऑफ इंडिग्नेशन रही है शुरू से। नेक्स्ट था कि जब किसी को देखा, ये मैंने पंजाबी में लिखा है कि उन्हें दुख है पर मैं हेल्प नहीं कर सकती। then she started more then she started feeling guilty about it. If I see someone in need and I'm not able to help them, I feel very guilty. It keeps going on in my mind that I'm not having enough, कि मेरे पास इतने सोर्सेज या रिसोर्सेज या पैसा नहीं है कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं। तो उस चीज़ के लिए उसको बहुत गिल्ट फील होता था। फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, शुरू से काम स्लो ही करती हैं, फॉर एग्जांपल लिखना, खाना, ठीक है। एक हेल्पलेस फीलिंग है, इसी वजह से लैक्रिमोज, ओवर सेंसिटिव एंड स्लो।
चलो एक बात की ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये उनका केस है जो है, तो केस से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा मैंने केस को शेयर नहीं किया था। हाँ तो केस से क्या समझ में आ रहा है? केस हुआ है ना, शेयर हुआ है ना केस उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक, तो क्या समझ में आ रहा है पूरे केस में? बोलिए बोलिए, डिस्कस करेंगे फिर ज्यादा अच्छे से। ऐसा लग रहा है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती हैं, वो किसी के ऑर्डर्स लेना या फिर कोई उनको ऐसे अंडरमाइन करे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जब बनी थी तो भी उनसे बहुत सारा काम करा रहे थे, उनसे बहुत सारे मतलब उन पे बहुत सारे काम थोपे जा रहे थे, और फिर वो जो काम से तो उनके पापा भी उनसे कुछ काम बोल रहे हैं करने को, तो वो कहती थी कि मुझे नहीं, वो खुद क्यों नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं, तो एक फीलिंग है उनके अंदर। और मैन हेटिंग वाला भी है थोड़ा, कि उनको मतलब उनको अगर मैरिज से भी अवर्जन था ही, क्योंकि लोग गुलाम हो जाते हैं, वो भी उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग है कि जो विमेन है उनको दबाया, जहाँ जहाँ विमेन आ जा दबाया जा रहा है, वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही, तो थोड़ा फेमिनिस्ट कैरेक्टर भी है उनके अंदर, गुड। नॉट एग्जैक्टली फेमिनिस्ट, यही देखा। ठीक है, गुड गुड, ठीक है। और कुछ? और क्या नोट किया? हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। सर इनका जो वीडियो देखा है तो उनकी जो पर्सनालिटी एकदम मेल की तरह दिख रही है, उनका लुक्स और बॉडी बिल्डअप जो कुछ है, लेकिन केस सिस्टम का कुछ भी वैसा बिहेवियर नहीं दिख रहा है। स्कूल की कोई जिम्मेदारी फिर कोई काम हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है, और ले रही तो उसमें घबरा रही है और जॉब को बार बार क्विट कर जा रही है। और है कि थोड़ा सा वीक लग रही है, कि जो भी कोई इमोशन आता है उसको शो नहीं कर पा रही, दिखा नहीं रही उतना, और कोई अगर बीच में इनको इंटरप्ट कर रहा है तो गुस्सा भी आता है। किस 2-3 बार ये हुआ कि रो रही है, कोई बोल रहा है तब भी गुस्सा आता है, सामान फेंक देती है, दरवाजा तेज बंद कर देती है। इससे पहले वाले में पॉइंट्स में भी था कि इनको बीच में रोका गया तो गुस्सा आ जाता है, तो कोई भी इंटरप्ट कर रहा है बीच में तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। और जो गुस्सा शो कर रही है तो एक पैसिव वे में शो कर रही है, जबकि इनका बॉडी बिल्डअप दूसरी तरीके से है, मार भी सकती है, पीट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। दरवाजा तेज बंद कर रही, सामान फेंक रही है, एक पैसिव वे में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा है, गुड। तो उसको हम क्या एनालाइज कर सकते हैं फिर, क्या उसमें हमें मिलेगा? बाहर से तो मतलब दिख रहा है कि स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वीक है। ठीक है, गुड। हाँ, और कुछ? अभी तो डलनेस ऑफ माइंड भी लग रहा है उनका, क्योंकि वो इंडिसिसिव भी है, बहुत चीजों को लेके नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे किस चीज को करना है, और इंडिपेंडेंस की वांट तो है उनको कि मैं किसी के अंडर नहीं होना चाहती, मुझे अपने अकॉर्डिंग रहना है। ठीक है, चलो फिर क्या दें मेडिसिन, क्या लग रही है मेडिसिन इनकी, क्या होनी चाहिए ऑन ऑल दीज थिंग्स? सीपिया। सीपिया, गुड, वेरी गुड।
और कुछ सीपिया के बिना? सर मैं भी पल्सेटिला। क्यों पल्सेटिला, क्यों? क्योंकि हमें दिखा कुछ और रही है, शो कुछ और कर रही है, हर जगह माइल्डनेस ही उनका दिख रहा है और एक इंडिसेसिवनेस भी है और कोई कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा तो वो भी गुस्सा आ रहा, तो वही सारा कुछ। तो पल्सेटिला को तो आता ही नहीं गुस्सा, वो तो यील्डिंग होती है। कैलकेरिया हाँ। फिर भी हम सोच सकते हैं आपके कैरेक्टर्स के ऊपर, तो पल्सेटिला क्यों? हम्म हम्म पंकज ने बोली है ना पल्सेटिला, पंकज था ना? जी सर। ठीक है, और कुछ? तो इग्निशिया हो सकती है। क्यों इग्निशिया, क्यों? तो जैसे उसका गुस्सा है तो वो चीजें निकाल देती है, मेल्स को लेकर के जो गुस्सा है, और डिसीजंस भी अच्छे से ले लेती है, पढ़ाई में भी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना? डॉक्टर ईशा ने बोला था सीपिया, ठीक है। द फर्स्ट लुक इज ऑफ सीपिया, नो डाउट इन दैट, ठीक है। एक मैनिश कैरेक्टर दिखता है, एक मैनिश बिहेवियर दिखता है हमें। द वे शी इज, पिक्चर मिलती है कि जहाँ पे उसने शादी नहीं की, जहाँ पे उसने एक अकेला इंडिपेंडेंटली अपने जीवन को संभाला, आगे बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज़, you have to understand that she is a case of pituitary adenoma, ठीक है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा में ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसिव रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो एक मेल लाइक वॉइस भी बननी शुरू हो जाती है। एक ब्रॉड जो है हमारे बोन्स हैं वो ब्रॉड होनी शुरू हो जाती हैं, एक अपीयरेंस ऐसी आ जाती है इन द केसेस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा। इन आवर केस द पिट्यूटरी एडिनोमा इज बेसिकली, और रिपोर्ट शायद लिखी नहीं गई यहाँ पे, पिट्यूटरी एडिनोमा इज बेसिकली दिस प्रेसिंग द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है। तो पिट्यूटरी एडिनोमास में एक सिक्रीशंस होती हैं एक्सेसिव हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की, जिनकी वजह से ये वैसी वॉइस हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है फीमेल्स, ठीक है ना। इसको इग्नोर करके अब जो पेशेंट है वो हमने देखना है, ठीक है। उसने शादी नहीं की, वो पार्ट अभी भी वैसे है, दैट डज नॉट गो इनटू द कॉमन डिजीज स्टेट, बट दिस वॉइस, दीज लुक्स आर बेसिकली कॉमन इन पिट्यूटरी एडिनोमा केसेस, ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, हाँ।
एफोरिज्म 3 मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसको हमेशा याद रखा कीजिए जब भी हम पेशेंट को देखते हैं कि द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स what is to be cured in diseases, that is to say in every individual case of disease. ये जो मेरे सामने पेशेंट है, अगर एक फिजिशियन ये क्लियरली परसीव कर ले, क्लियरली समझ ले कि मैंने इसमें ठीक करना है क्या, इस केस में हमने ठीक क्या करना है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में हमने ऐसे ही देखना है कि मैं इस पेशेंट में क्या ठीक करना है, मैंने क्या क्या चीजें जो मुझे ठीक करनी है, विच आर रिप्रेजेंटिंग दी सोरिक मियाज्म, जो सोरिक मियाज्म को इटसेल्फ प्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो क्या चीजें हैं, मैं क्या ठीक करूं कि ये पेशेंट मेरा ठीक हो जाए। ठीक है, तो एक पिट्यूटरी एडिनोमा का एक जनरल जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, conflict of pituitary adenoma, pituitary macroadenoma is caused by feeling too little conflicts। ठीक है ना, conflict होता है जहां पे महसूस होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कम हूं, मेरे में ज्यादा कुछ करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे ये फीलिंग हमारे अंदर डीप होती जाती है, बड़ी हो जाती है, हमें छोटी छोटी चीजों में महसूस होती रहती है। When a person provoked by circumstances starts to feel that he is too small to handle any given situation, ये जो फीलिंग है ये इस पेशेंट में देखने को मिलती है हमें कि नहीं मिलती? प्रिंसिपल बना दिया, शी फेल्ट शी इज टू स्मॉल फॉर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैरिज है, शी फील्स शी इज नॉट, कि मैं उसको, ठीक है, वो बाद की बात है कि जो गुलाम बनाना, ये बनाना, तो अभी तो घर वालों के साथ ही रह रही है वो, ये नहीं है उसने कोई अलग से घर बना लिया। शी इज एन एम्बिशियस, सीपी इज एन एम्बिशियस लेडी, उसको इसलिए मैरिज नहीं अच्छी लगती कि मैरिज इज एक बंधन है। वो ये लेडी आपको एम्बिशियस दिखती है जो जॉब छोड़ के घर पे बैठ गई 7-8 महीने के लिए, और उन 7-8 महीनों में कहां से आ रहा है सारा खाना पीना, पैसे वगैरह कहां से आ रहे हैं? घर वाले दे रहे हैं। Because she felt she is too small to take this responsibility। मैं पहली से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ा तो सकती हूँ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल की एडिशनल रिस्पॉन्स सीपीए होती है, बोलते हैं मैं करूंगी। दे आर एम्बिशियस, दे लाइक टू डू दोज थिंग्स, ठीक है ना, दैट गिव्स देम मोर एम्पावरमेंट कि हाँ मैं पहले एक सिंपल टीचर थी, सिर्फ क्लास को पढ़ाती थी, आज मैं पूरा स्कूल संभाल रही हूँ। ये एक एम्पावर फीलिंग है जो सीपीआर पसंद करती है। पल्सर डर जाती है, और शादी का भी ऐसे ही है, ठीक है, एक डर है कि बाद में क्या होगा मेरा, what if I am too small to handle that thing also। ठीक है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा जो एक फीलिंग है जहां पे when she feels too small and guilty is, ठीक है ना, or the mental strength seems too weak to do anything। So in the given patient feels too little when she is not able to help others who are needy। शुरू से ये एक कहानी रही है उसके साथ कि जब वो, और आज अब वो ज्यादा बढ़ रही है, समय के साथ साथ वो बहुत बढ़ रही है, एक ये फीलिंग where she is feeling guilty that I am not able to help people who are needy। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्यों? वो खुद डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है ना, भाई के ऊपर, फादर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, खुद छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। सो शी फील्स के उनके लिए, इन चीजों के लिए डिसाइड करना, इन चीजों के लिए रिसोर्सेज, इन चीजों के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। तो एक मजबूरी में, एक होपलेसनेस में, एक हेल्पलेसनेस में, व्हाट शी डूज इज शी क्राइज अ लॉट, उसके बारे में सोचती रहती बैठे,
3-4 दिन तक उसको सोचती रहती, जब दिमाग थक जाता है अपने आप वो बात चली जाती है। बट द थिंग इज दैट इट अफेक्ट्स हर अ लॉट, और जितना वो अफेक्ट करता है उतना शी फील्स गिल्टी अबाउट इट, व्हाई आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम। एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ये जो चीज है इसने बहुत ही ज्यादा उसको ये परसेप्शन बनाई हुई है कि वो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ वेरी पैथोलॉजिकल सिंपैथेटिक नेचर, एक पैथोलॉजिकल सिंपैथेटिक बिहेवियर है उसका शुरू से। ठीक है ना, सो एडिशनल टू इट वी नीड अ रेमेडी विच इज स्लो, टिमिड, हैज अवर्जन टू मैरिज। ठीक है ना, शी इमेजिन्स द कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स अ डेंजरस थिंग टू कल्टीवेट। ये डॉक्टर केंट की लाइंस हैं इस मेडिसिन के लिए। ठीक है ना, डॉक्टर केंट के मटेरिया मेडिका में आप जाके पढ़ना। ठीक है ना, तो इस मेडिसिन के लिए ये लाइंस लिखी गई हैं कि शी इमेजिन्स द कंपनी ऑफ द ऑपोजिट सेक्स एज अ डेंजरस थिंग टू कल्टीवेट, डरती है उस चीज से। ठीक है ना, मेल्स आर सपोज टू बी हार्ड हार्श पीपल, वो हार्ड हार्शनेस जो है उससे ये दवाई डरती होती है ना। एंड शी वाज गिवन पल्साटिला। ठीक है ना, द थिंग इज के आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है ना, तो ये पल्साटिला के बाद के फॉलोअप की वीडियो वेयर शी इज टेलिंग के मेरी जो अभी विजन है वो बेटर है, पहले से जो धुंधला दिखता तो बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। अभी जो हेड में प्रेशर था वो भी अभी नहीं होता फील। शी इज एक्टिव, शी इज डूइंग हर थिंग, शी इज गोइंग टू द जॉब। ठीक है ना, पिछले मेरे ख्याल से 1 साल हो गया इनको आते हुए। शी इज डूइंग बेटर 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 बेटर। अब पंकज को पल्साटिला इसलिए पता क्योंकि पंकज ने केस लिया हुआ है लेकिन ये भूल गया भी पल्साटिला दी क्यों थी। चलो भूल गया। भूल गया तो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द केस। केस में हमने ठीक करना क्या है। आई थिंक यही है इनका, ये रिपोर्ट्स हैं शायद इनकी। ठीक है ना, हाँ ये इनकी रिपोर्ट है। एमआरआई फाइंडिंग्स रिवील लार्ज पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा with hemorrhage extending into the suprasellar region, compressing the optic chiasma and third ventricle with mild hydrocephalus and infiltrating into the left cavernous sinuses. ठीक है ना, so it is basically putting a pressure on the optic chiasma. अब हम उनकी आउटर अपीयरेंस देखें तो एक मैनिश लुक आती है, एक भारी आवाज है, हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार कोई मैनिश लेडी है। तो दिमाग में सीपिया आ जाती है, दिमाग में फ्लोरिक एसिड आ जाती है, दिमाग में प्लेटिना आ जाती है, ऐसी दवाइयाँ हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये इनकी एक नेचुरल स्टेट है कि जो इनकी डिजीज है, जो इनका एक डिजीज प्रोसेस चल रहा है, जो एक पिट्यूटरी एडिनोमा बना, उसमें एक कॉमन सिम्टम है। ठीक है ना, तो कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स का हमने बहुत ध्यान रखना है। सीपिया, प्लेटिना, फ्लोरिक एसिड अगर ये होती लेडी फॉर एग्जांपल, तो शी वुड हैव बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। वो चीजें हमें कम दिखाई नहीं देती, वो हमें दिखाई नहीं देती इनमें। ऑन द कंट्री शी इज फीलिंग टू लिटिल, टू वीक टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, टू डू समथिंग। एक हमें जनरल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिल रहा है हमें। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो पीछे हट गए। मैरिज एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का। अब पल्साटिला में आप जाके पढ़ना डॉक्टर कैंट में, ठीक है ना, उसमें आपको ये लाइन दिखने मिलेगी वेयर यू विल सी दैट पल्साटिला हैव दैट अवर्जन टू मैरिज। दे थिंक ऑफ मेल्स एज समथिंग विच इज डेंजरस, खतरनाक होते हैं, तो डरते हैं उनसे। डरते हैं इसलिए वो जो एक आइडिया है मैरिज का वो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, सो ये केस था पिट्यूटरी एडिनोमा का। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि एक आउटर एक्सप्रेशन जो है डिजीज का
उससे प्रभावित नहीं हो जाना, डीप केस में जाके केस को अंडरस्टैंड करना है, उसके कोर को अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट के जो एक बेसिक बिहेवियर्स हैं उनको समझना है, पेशेंट की बेसिक सेंसिटिविटीज को समझना है। जितना हम केस को सुपरफिशियली देखेंगे तो बड़े छोटे से दायरे में हम सिमट के रह जाएंगे, ठीक है ना। दीज आर दी, आगे करेंगे, आगे कुछ एफोरिज्म्स में नेक्स्ट टाइम आ ही जाएगा वो, कि दीज आर बेसिकली द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द सोरा। ये सेकेंडरी सिम्टम्स हैं सोरा के, एंड द होम्योपैथ डज नॉट क्योर इट। आगे नेक्स्ट एफोरिज्म ही आएगा ये, the homeopath does not cure the primary or the secondary symptoms of the miasm but the miasm itself, miasm को ठीक करता है, जहां से सब निकल के आ रहा है उसको ठीक करना है उसने, ठीक है। चलिए इसके साथ आज की जो क्लास है यहीं पे फिनिश करते हैं। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे को भेज दीजिएगा उसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जब सर पल्सटिला थी तो वो तो मतलब गुस्सा उसको नहीं आता था और इनको गुस्सा आ रहा है। लेकिन गुस्सा आ कहाँ पे रहा है, घर पे ही आ रहा है। हाँ। तो बाहर नहीं आता, कोई स्कूल में गुस्सा नहीं आता, बच्चे तो उनको अच्छे लगते हैं, बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। जब आप किसी पेशेंट को पूछोगे भी आपको गुस्सा आता है, पेशेंट जनरली यही बोलेगा भी आता है जी, ठीक है ना। बट वो जो गुस्सा है उनका वो है कहाँ पे, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट कि पल्सटिला में गुस्सा या इरिटेशन होती नहीं, वो भी आती है, आएगी, डिजीज ही ऐसी बन रही है, ठीक है ना, वो आएगी आएगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कितना वायलेंट है कि हम पल्सटिला को रूल आउट करते हैं, बात ये है। नेक्स्ट पल्सटिला पढ़ा दीजिए। हैं जी, नेक्स्ट हेलो, आपकी आवाज कट, सर वो कह रहे पल्सटिला पढ़ा दें जरा। पल्सटिला पढ़ा दे, तो पढ़ाई तो है अभी। हाँ जी करेंगे, कोई नहीं, वो भी करेंगे, बना दीजिए। और कोई उसमें सर जैसे यहाँ इनके थर्मल्स चिली हैं बट पल्स हम जनरली बात करते हैं कि हॉट थर्मल्स में रहती है। पल्सटिला दोनों तरफ जाते हैं। पल्सटिला इज बेसिकली एन एम्बीथर्मल रेमेडी, ठीक है ना। एक्यूट्स में दे विल अपीयर टू बी हॉट, जो एक्यूट डिजीजेस हैं उनमें हमें कॉमनली हॉट देखने को मिलते हैं, बट इन जनरल दे आर एम्बीथर्मल पेशेंट्स। सर जो इनके ड्रीम्स थे कि वो काऊ दिखता है फिर वो डॉग होता है बाइट कर लेगा, सर उसका कुछ है? देखो ड्रीम की सिग्निफिकेंस होती है, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिपीटेटिव ड्रीम, पहली चीज ड्रीम बार 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 आता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ड्रीम के साथ कोई एसोसिएटेड हमें जीवन की घटनाएं मिलती हैं, जो इनको ड्रीम था वो रिपीटेटिव आता था, उसमें कोई डाउट नहीं है और वो इम्पोर्टेंट भी है, और उसमें जनरली ये देखने को मिलता है कि शी इज बेसिकली कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। एक इंटरनल कंफ्यूजन देखने को हमें मिलती है कि कभी कुछ लग रहा है कभी कुछ लग रहा है, और वो उनके लाइफ की एक सिचुएशन भी है, इंटरनल कंफ्यूजन बनी रहती है। हम जनरली भी देखते हैं, तो मैंने वो लिख के भी रखा हुआ है, जो एक ऑब्जर्वेशन थी कि शी इज बेसिकली स्लो इन दिस थिंग, क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी स्लो है उनकी, कि उनको जो चीज है वो कंफ्यूज कर देती है जल्दी। पल्सटिला इंटेलेक्चुअल रेमेडीज, इंटेलिजेंट होती हैं, ऐसा नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं होती, दे विल बी गुड इन स्टडीज, दे विल बी गुड इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, इन कम्युनिकेशन ऑल्सो, लेकिन एक स्लाइट कंफ्यूजन जरूर रहती है बिकॉज ऑफ मैनी इमोशंस, एक मिक्स्ड इमोशंस की स्टेट है अंदर, तो जो मिक्स्ड इमोशंस की स्टेट है वो एक कंफ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं उनमें, ठीक है ना। सो दीज ड्रीम्स दे बेसिकली रिप्रेजेंट द सेम कंफ्यूजन।
और कुछ? सर एक स्टूडेंट ने कहा है कि चैलिडोनियम के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेन कर देना प्लीज। चैलिडोनियम की कौन, वो तो करेंगे फ्री टाइम में, किस दिन, ऐसे छोटे में नहीं होती, ठीक है ना, करेंगे। बट जनरली एक मैं बता देता हूँ कि चैलिडोनियम जब भी आप सोचते हो, ठीक है ना, चैलिडोनियम की एंट्री इज मोस्टली फ्रॉम द फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, द पेन्स, द स्फीयर ऑफ एक्शन, द नॉशिया, यहाँ से ही इसकी एंट्री होती है। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ से इसकी एंट्री होती है। फिर वो जो एक कंफर्मेशन आती है वो उसके बिहेवियर से आती है कि बेसिकली चैलिडोनियम पेशेंट्स आर वेरी डोमिनेटिंग पीपल, फैमिली ओरिएंटेड डोमिनेटिंग लोग होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल एक समझने के लिए, बाकी तो चलो करेंगे किसी दिन डिस्कस, चैलिडोनियम का केस भी है वो भी कर लेंगे डिस्कस किसी दिन, ठीक है। तो लेकिन एक जनरल जो इसकी एंट्री होती है चैलिडोनियम की, रेदर देन द मेंटल्स और रेदर देन द बिहेवियर पार्ट, इट इज मोर फ्रॉम द फिजिकल पेन्स, द स्फीयर ऑफ एक्शन, द लिवर, GIT, along with the paleness and along with the rapid emaciations, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम चल रही है, पेन चल रही है, कुछ ही दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में पेशेंट 2-3 किलो वेट लूज कर जाता है इसका, ठीक है ना। along with the nausea, along with the pain which is very severe shooting pains जो होती हैं। और उसमें हम जब एक कंफर्मेटरी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो गुस्से वाला है, इरिटेबल है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एंड ही इज ऑफ अ डोमिनेटिंग करेक्टर, ठीक है ना, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। बाकी करेंगे किसी दिन। आज के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन थैंक यू सर। सर, वो एफोरिज्म नंबर 186 के रिगार्डिंग था, जहाँ लोकल मेलोडीज के ऊपर बात की हुई है सर ने। सर उनमें सर ने जैसे कहा है कि अगर बाहर का कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए बोन फ्रैक्चर होगा तो आपको मेंटेन करना है, सब चीज लिखा हुआ है। तो प्लास्टर कलर होगा, बोन फ्रैक्चर हो रहा है। सर एक चीज उन्होंने और लिखा हुआ है कि अगर कोई एफ्यूजन्स होते हैं तो आपको उनको इवैक्यूएट भी करा सकते हैं। तो सर ये क्या, जैसे असाइटिक फ्लूइड्स या नहीं प्लूराइटिक नहीं फ्लूइड्स नहीं या नहीं कौन नहीं नहीं, ये उन एफ्यूजन्स की बात नहीं है, ये उन एफ्यूजन्स की बात नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर द इंजरी अगर कोई एफ्यूजन है विच इज बेसिकली हेल्प नॉट हेल्प, सॉरी, अपना जो डिटीरियोरेट कर रहा है उस इंजरी को, सी दैट एफ्यूजन इज इन रिगार्ड टू इंजरी नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिजीज। इसको पहले क्लियर कर दिया गया, ठीक है ना, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। उसको पहले ही क्लियर कर दिया गया कि दोज इंजरीज या कोई बाहर से जो बीमारी लगी उसको, which is not of the internal character. Ascites is coming from the internal disease, dropsy is coming from the internal disease, pneumonitis is coming from the internal disease। तो उसके साथ आप NSR का है या कुछ ऐसा, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। उसके पहले ही इसी बात को क्लियर कर दिया गया कि दोज डिजीजेस जो कि बाहर से लोकल एक्शन की वजह से हो रही है, ना कि बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिजीज, ठीक है ना। तो एसाइटिस की एफ्यूजन के बारे में नहीं कहा गया। जो चोट लगने पे अगर कहीं वहां पे स्वेलिंग होगी, एंड दैट स्वेलिंग इज बेसिकली इनहिबिटिंग द अपना कोई हीलिंग प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर रही है, तो उस एफ्यूजन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी आगे चल के ये बताया गया कि हीलिंग के लिए फिर भी हमें इंटरनल मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। तो एक समय की बात है कि उस समय, हाँ, कोई जैसे कोई बहुत बड़ी चोट लगी और वहां पे इतना बड़ा ब्लड क्लॉट हो गया है, ठीक है ना, कि वो ब्लड क्लॉट होने की वजह से जो अंदर है वो हीलिंग नहीं, तो उसको एफ्यूज करने के लिए बात की गई है। बट दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इंजरी जो बाहर से हुई है इफेक्ट, जो अंदर से बीमारी बन रही है उसकी एफ्यूजन की बात कहीं पे भी नहीं की गई, तो इसको ऐसे नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। सर जैसे किसी को ब्रेन इंजरीज होता है तो उनमें CSF का लेवल रेज करने लग पड़ता है फिर, तो सर जनरल देखा गया कन्वेंशनल मेडिसिन में फिर वो CSF के ड्रेन करने के लिए डाल देते हैं, स्टंटिंग कर देते हैं उनका, कि CSF का लेवल कम रखना है अपने को। तो वो इंटरनल डिसीज है या वो इंजरी के बाद वाला है, तो दैट हैज टू बी मैनेज लाइक कि उसको स्टंटिंग करो और नहीं, इंजरी के बाद नहीं हुआ वो, ठीक है ना। हाइड्रोकेफलस इज बेसिकली एन इंटरनल डिजीज, उसका इंजरी से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सर। ठीक है जी। बाकी कोई क्वेश्चंस होंगे आप मैसेज कर दीजिएगा।
अगली बार हम डिस्कस कर लेंगे। सबको गुड नाइट। जाके दोबारा पढ़िएगा और पढ़ के एक उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, थोड़ी समझ बनाइए इसके बारे में, चीज़ों के बारे में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।